हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, श्वसन, मतलब जंतुओं में श्वसन। तो अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या क्या बता दिया। मैंने आपको बताया कि श्वसन क्या होता है। उसके बाद आपको पता है श्वसन भी कई प्रकार के होते हैं, ऑक्सी अनऑक्सी, दो तरह के श्वसन भी मैंने आपको बताया। पायरुवेट का विखंडन कैसे होता है वो सब के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम जानेंगे आगे की प्रोसेस को, कि मतलब आज हम जानने वाले हैं क्या कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। और कैसे कैसे यहाँ पर हमारे शरीर में किस किस माध्यम से जो वायु जो हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो प्रोसेस कैसे कैसे होंगे आज हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले उसको जानने से पहले हमको क्या जानना होगा कि मानव में श्वसन तंत्र। अब देखिए श्वसन तंत्र क्या है, क्योंकि देखिए श्वसन तंत्र और श्वसन अंग दोनों में अंतर होता है। अब श्वसन तंत्र जैसे मान लीजिए आपका जो नाक है, ठीक है, नाक के आगे आपको यहाँ पे दो छिद्र दिखाई दे रहे होंगे, जिसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं या नासामार कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वहां से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं। अब ये नहीं है कि सिर्फ हम नाक से ही सांस लेते हैं, थोड़ा बहुत जरूर आपके माउथ से भी सांस अंदर चला जाता है, ठीक है, लेकिन जो कि वो सही नहीं है। लेकिन ये है कि देखा जाए तो सांस लेने के दो मार्ग है, आपका नाक भी है और आपका मुंह भी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से लेकर नाक से लेकर कह सकते हैं फेफड़े तक या डायफ्राम आपका, उसी में एल्वियोलाई आ जाता है, ठीक है, ट्रैकिया आ जाता है, मतलब जितने भी पोर्शन हैं सबको मिला के तो हम श्वसन तंत्र कह सकते हैं। मतलब सबको ओवरऑल सबको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सारे पार्ट श्वसन नहीं करते, मतलब सिर्फ वो क्या करते हैं, सहायता करते हैं, मतलब जो हम सांस ले रहे हैं उनको सिर्फ अंदर पहुंचाने का एक मार्ग है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें श्वसन अंग की, तो श्वसन अंग यहाँ पे पर्टिकुलर कौन होगा, आपका फेफड़ा, लंग, वही मतलब मोस्टली, क्योंकि वही आपका मेन काम करता है, आपके सांस को मतलब क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज वहीं पर होंगे। तो मुख्य कह सकते हैं श्वसन का वहां पे काम कौन करेगा, तो फेफड़ा करता है। तो श्वसन अंग कौन हो जाएगा, फेफड़ा होगा। और श्वसन तंत्र तो आप जान ही रहे, पूरा मिला के सभी श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इनको हम पहले देखते हैं कैसे कैसे क्या है। तो मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो गैसों के विनिमय में योगदान देते हैं। गैसों का विनिमय मतलब समझ रहे हैं ना, क्या होगा कि आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। क्योंकि हम जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, पौधों के बारे में नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जंतुओं के बारे में। तो आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये तो सिंपल सा बस डेफिनेशन है, गैसेस एक्सचेंज या गैसी विनिमय, ठीक है। तो गैसी विनिमय में समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, मतलब बाहर लेंगे, सॉरी एक्सहेल करेंगे, और ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि सभी अंग, जितने भी अंग सम्मिलित हैं, कौन कौन से, जो गैसीय विनिमय में क्या करेंगे, योगदान देते हैं। मानव में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा होता है। इसलिए मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहा जाता है। फुफ्फुसीय का मतलब क्या होता है, फेफड़ा, क्या होता है, क्योंकि फेफड़ों द्वारा हो रहा है, ठीक है। और फुफ्फुस का मतलब है कि फेफड़ों की बात हो रही है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लंग। क्या बोलेंगे, लंग। तो इसको हम और किस नाम से जान सकते हैं, फुफ्फुसीय श्वसन। तो फुफ्फुसीय श्वसन में किसी को कोई दिक्कत, समझ गए ना, फुफ्फुसी क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये श्वसन कहाँ से लेगा, मेन श्वसन में कौन सहायता कर रहा है, ये जो आपके दो फेफड़े हैं। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आ गया कि मनुष्य के पास कितने फेफड़े हैं, तो आप कहेंगे दो। लेकिन अगर पूछ ले कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तो एक। कंफ्यूज मत होइएगा, जोड़ी में और कितने में। कितने जोड़ी का मतलब है एक जोड़ी, ठीक है, क्योंकि एक ही का तो पेयर है। लेकिन अगर पूछ ले सिर्फ कितने हैं, जोड़ी नहीं पूछेगा, तो आप कहेंगे दो होते हैं। एक होता है आपका राइट, ठीक है, दूसरा होता है लेफ्ट। मतलब एक होता है दायां फेफड़ा और दूसरा होता है बायां फेफड़ा। और इन्हीं दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाएं साइड में आपका हृदय बैठा हुआ रहता है। मतलब जो आपका दिल होता है ना, हार्ट,
वो कहाँ होता है, दोनों मतलब दोनों फेफड़ों के बीच में। कभी मत सोचिएगा कि हमारा हृदय कहाँ पे, हमारा जो हार्ट है वो बाएं साइड में, बाएं साइड में नहीं होता है, बस बाएं साइड थोड़ा सा झुका हुआ होता है। कहाँ होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, ठीक है। मनुष्य के श्वसन तंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं। अब इनका जो श्वसन तंत्र है, दो भाग कौन कौन सा होगा, एक तो होगा श्वसन मार्ग, दूसरा होगा फेफड़ा। अब देखिए श्वसन मार्ग का मतलब क्या हुआ, आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह, आपको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, कहीं भी जाना हो, ठीक है, तो आप उसका एक रास्ता तय करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, कोई ना कोई मार्ग होता है ना कि हाँ लेफ्ट राइट, या फिर इस चौराहा, इस मोड़, जैसे भी नाम होता है ना हर जगह का, वैसे इसमें भी इनका नाम होता है कि वो कैसे कैसे होते हुए जाते हैं। तो मान लीजिए अब सबसे पहले, अभी मैंने बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मार्ग देखिए बहुत आसान है याद रखना। बस आप ये जानिए कि आप जैसे से सांस लेते हैं, जैसे से जाएगा उसी का नाम आप याद करते जाइए। जैसे आप अपने स्कूल जाने के लिए रास्ते में कई चौराहे, कई आपके मार्केट पड़ते हैं ना, तो उसी प्रकार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सांस कहाँ से लेंगे, नाक से लेंगे, ठीक है। नाक का मतलब क्या है, जिसको हम नसिका बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए माउथ से भी लेते हैं, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ नाक से। तो क्या हुआ, अब यहाँ से नाक से हमने लिया ऑक्सीजन, कुछ पोर्शन इस माउथ से भी गया, ठीक है। उसके बाद अब ये होता हुआ आएगा कहाँ पे, इस नॉस्ट्रिल से भी। अब नेजल कैविटी से लेंगे तो ये नेजल कैविटी तो है, लेकिन कौन, ये जो हमारे दोनों नॉस्ट्रिल दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से होता हुआ आएगा कहाँ पे, फेरिंग्स में। फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, ग्रसनी, ठीक है, इस ग्रसनी में आएगा। अब देखिए, अब जब ये इस ग्रसनी में पहुंचेगा तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मतलब जो आप वायु लिए हैं वो, और प्लस यहाँ पर भोजन, ये दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि माउथ से जा रहा है, मान लीजिए इनकेस आप खाना खाते समय सांस तो लेंगे ही लेंगे, तो यहाँ पर आपको दोनों यहाँ प्रेजेंट दिखाई देंगे। तो लोग कहते हैं ना खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, अब इस ग्रसनी के पास आपका फूड पाइप और प्लस विंड पाइप दोनों होंगे। मान लीजिए ये क्या हो गया, यहाँ पे ये फूड पाइप हो गया और ये विंड पाइप, मतलब ये इसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या नाम दे देंगे, ये हो जाएगा आपका फूड पाइप, ठीक है। भोजन नली या ओसोफेगस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओसोफेगस, आपने डाइजेशन में पढ़ा है। फूड नली मैंने लिख दिया फूड पाइप, या इसी को बोलेंगे भोजन नली, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा, पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद आपको पूरा जो इतने भी इसके मार्क हैं आराम से याद हो जाएंगे। पहले आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जहां से भोजन जाएगा उसको मैंने आपको बताया था, क्या नाम उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं गलेट। मतलब जिस मार्ग से भोजन को जाना है उसको तो बोलते हैं गलेट, ठीक है। और जिस मार्ग से वायु को जाना है, मतलब ऑक्सीजन को जाना है, उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। दोनों जी से हैं, उसको क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस बोलेंगे। तो यहां तक तो समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों चीजें हैं। अब भोजन या वायु को थोड़ी पता है कि हमको किस नली में जाना है, ठीक है। अब उनको मान लीजिए भोजन मैंने लिया, अब क्या होगा, अब भोजन को थोड़ी, भोजन के पास माइंड है क्या, नहीं ना, वो क्या जाने कि हमको इस पाइप में जाना है या इस पाइप में जाना है। तो इसको कंट्रोल करने का या इसको समझाने का, इसको बताने का या इसका मार्ग दिखाने का काम कौन करता है, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क करता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो ये जैसे यहाँ पर भोजन प्लस आपका ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सीजन इस नली में आ जाएगा और भोजन इस नली में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए बहुत लोग भोजन करते हैं ना, तो बात करते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लोग कहते हैं ना भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, मान लीजिए आपने बहुत बात कर रहे हैं, एकदम आप अपनी बातों में ही उलझे हुए हैं, ठीक है। अब बेचारा ब्रेन आपकी बातों को अगर वो पूरा एकदम अच्छे से सुन रहा है, ब्रेन क्या कर रहा है, आपके बातों पे वर्क कर रहा है, तो भोजन पे वर्क कैसे करेगा, उसको थोड़ी बता पाएगा कि कहाँ जाना है, तो वो आपके बातों में ही उलझा रहेगा। तो गलती से क्या हो जाएगा, ये भोजन अगर चला आया इस ग्लॉटिस में, ठीक है, तो जैसे इस ग्लॉटिस में आएगा तो यहाँ पर नीचे प्रेजेंट होता है डायफ्राम,
इस नीचे वाले लेयर को बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। तो जब इसको देखेगा तो कहेगा ये कौन आ गया, ये तो मेरे काम लायक नहीं है, और इसको ऊपर उछाल देगा। तब तक मतलब कोशिश करेगा, तब तक प्रयास करेगा कि जब तक ये भोजन बाहर निकल कर इस विंड पाइप से इस फूड पाइप पे ना चला जाए। लेकिन एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए कि मान लीजिए दोनों साथ में आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है। इस आपके ग्लॉटिस के ऊपर क्या पाया जाता है, एक ढक्कन जैसा संरचना पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ईपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ईपीग्लॉटिस। ये ईपीग्लॉटिस क्या करेगा, देख मतलब यही इसी ढक्कन को ही संदेश देता है हमारा ब्रेन कि अभी भोजन आ रहा है, तुम रास्ता बंद कर लो, तो वो भोजन इस रास्ते से ना जाके इस रास्ते से चला जाएगा। लेकिन अगर वही ब्रेन उलझा रहेगा तो वो इस ईपीग्लॉटिस को क्या करेगा, संदेश नहीं दे पाएगा और भोजन इसमें चला आता है, क्योंकि वो तो साथ में ही दोनों आ रहे हैं। तो जब ढक्कन अपना क्या करेगा, बंद करेगा, खोलेगा, जैसे भोजन आएगा ढक्कन बंद हो जाएगा, हवा आएगा मतलब वायु आएगा तो ढक्कन ओपन हो जाएगा और इस विंड पाइप से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे लंग में मतलब फेफड़ों में। तो अभी तो आपको यहाँ तक समझ में आया, आपको फेरिंग्स तक समझ में आया कि क्या क्या चीजें होती हैं इस फेरिंग्स में। नेक्स्ट आता है तो आपने यहाँ से सांस लिया और आपका जो ऑक्सीजन है वो पहुंचा यहाँ फेरिंग्स में। फेरिंग्स से होते हुए वो आता है लैरिंग्स में, ठीक है। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, या फिर बोल सकते हैं वोकल कॉर्ड। क्यों बोलते हैं, ये क्या होता है जो यहाँ पे आपका लैरिंग्स होता है, यही मेन, यहीं पर क्या होगा, ये जैसे ही ऑक्सीजन आता है या फिर आप मतलब कुछ भी बोलते हैं तो यहाँ पर वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, मतलब मेन कह सकते हैं यहाँ से ही ध्वनि उत्पन्न होने का काम होता है, ठीक है। तो ये लैरिंग्स से होते हुए आता है इस ट्रैकिया में, और ट्रैकिया फिर दो ब्रांच में बढ़ जाता है, एक ब्रांच इस पहले वाले लंग में और दूसरा ब्रांच इस दूसरे वाले लंग में चला जाता है, ठीक है। तो इस ट्रैकिया से होते हुए ऑक्सीजन कहाँ आ जाता है, हमारे दोनों लंग्स में आते हैं। अब देखिए आगे, अब जब ये लंग्स में पहुंच जाएंगे, अब देखिए इस लंग्स में भी बहुत सारे चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रोंकाई प्रेजेंट होगा, ब्रोंक्यूल प्रेजेंट होगा आपका, और उसके बाद से एल्वेलाई मतलब जिसको कूपिकाएं बोलते हैं। फिर सबको एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझ गए कि श्वसन तंत्र में, श्वसन तंत्र कौन कौन आएगा, श्वसन तंत्र में सारे अंग आएंगे, चाहे वो श्वसन मार्ग हो, चाहे वो आपके पूरे फेफड़े हो, ठीक है, वो सबको मिला के हम बोलेंगे श्वसन तंत्र। लेकिन अगर कोई पूछे श्वसन अंग तो फेफड़े होंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चले। अब श्वसन मार्ग सबसे पहले उसमें हम देखेंगे। तो श्वसन मार्ग में क्या होगा, श्वसन मार्ग से वायु फेफड़ों में प्रवेश करते हैं तथा फेफड़ों से बाहर जाते हैं। वायु मार्ग के निम्नलिखित भाग होते हैं। अब कौन कौन से भाग होते हैं, तो सबसे पहला भाग होता है नासा मार्ग, जिसको बोलते हैं नेजल पैसेज, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेजल पैसेज। तो एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र या नासा द्वार के द्वार पर स्थित होता है। जैसे अभी बाहर मैंने आपको बताया ना कि मान लीजिए ये आपका क्या है, नोज है, और इस नोज में यहाँ पे दो आपको नोजल मतलब नेजल पैसेज दिखाई देते हैं कि नहीं, जिसको हम नॉस्ट्रिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नासा छिद्र बोलिए इनको चाहे, तो इन्हीं दोनों नासा छिद्रों के द्वारा हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं मतलब इनहेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से जब हमने सांस लिया, अब ये कहाँ पहुंचा, ग्रसनी में। तो ग्रसनी जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, इस भाग में नासा मार्ग तथा मुख गुहिका दोनों खुलते हैं, क्योंकि अभी आपने जब भोजन लिया, भोजन और प्लस आपने क्या लिया, वायु लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मान लीजिए ओरल कैविटी, और ये हो गया आपका एयर कैविटी। अब जब ये दोनों आगे पहुंचेंगे, ये वायु को लेके जाएगा और ये भोजन को लेकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में आपके क्या क्या प्रेजेंट होंगे, फूड प्रेजेंट होंगे और प्लस एयर मतलब भोजन और एयर, और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। क्या बोलेंगे, फेरिंग्स या बोलेंगे ग्रसनी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना, और आपको पता है इसके बाद इसमें दो छिद्र पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, एक आपका होगा ग्लॉटिस और एक होगा गलेट। गलेट कौन होगा, जो भोजन का पाइप होगा, ठीक है,
और ग्लॉटिस कौन होगा, जो आपके वायु का पैसेज होगा, जहां से वायु प्रवेश करने वाली है। तीसरा है स्वर यंत्र, जिसको अभी मैंने बताया कि क्या उसको बोलेंगे, लैरिंग्स बोलते हैं। स्वर यंत्र में वायु रज्जु, वायु रज्जु मतलब वोकल कॉर्ड होते हैं। वायु रज्जुओं से कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है और ये जो स्वर यंत्र है उपास्थियों से बना होता है। ठीक है, देखिए आपका जो लैरिंग्स है वो किससे मिलकर बना होता है, आपका उपास्थियों से मिलकर बना होता है। उपास्थि मतलब कार्टिलेज। तो अब देखिए कार्टिलेज क्या होता है, जैसे आप कार्टिलेज का मतलब होता है कि ना वो हड्डियों से बनेगा ना ही मांसपेशियों से। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने अपने कान को देखिए, ये ना मांस इसमें दिखाई देते हैं यहाँ पे ऊपर और ना ही यहाँ पर हड्डी होती है। ठीक है, तो इस तरह का जो मतलब इस तरह का जहाँ पे आपको त्वचा दिखाई देगी या पार्ट दिखाई देंगे तो उसी को बोलते हैं कार्टिलेज। मतलब उसमें हड्डी भी नहीं होगी और आपका मांसपेशी भी नहीं होगा। तो अब जो स्वर यंत्र है यही मेन ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता करता है, मतलब यहीं से ध्वनि उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको स्वर यंत्र बोलते हैं या लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सभी जितने भी जंतु हैं क्या सब में लैरिंग्स ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आप एक क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा, आगे आपको काम आएगा। भले आप 10th में पढ़ रहे हैं पर ऐसा तो है नहीं कि आपको आगे चल के कंपटीशन नहीं देना है ना। तो एक चीज आप नोट करके याद रख लीजिएगा, एक पॉइंट आप लोग नोट लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना नोट ही नोट दिलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए नोट जरूर लिख लीजिएगा। तो नोट में आप क्या लिखेंगे, जो पक्षियां होती हैं, पक्षी मतलब पक्षी को क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। तो इसमें जो वॉइस प्रोडक्शन होता है उसमें ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो किससे उत्पन्न होगी, उसको नाम, उसका क्या नाम होता है, सैरिंग्स। ठीक है, तो देखिए आपका लैरिंग्स में क्या था, इनको ये जंतुओं में ध्वनि उत्पन्न करते हैं या फिर कह सकते हैं जो आपका स्वर उत्पन्न होता है, जो आप बोलने की कैपेसिटी है इस किससे होता है, लैरिंग्स से होता है। और इनका जो स्वर यंत्र है पक्षियों का, तो पक्षी का स्वर यंत्र कौन होगा, पक्षियों का स्वर यंत्र क्या है, सैरिंग्स। ठीक है, आपका मनुष्यों में लैरिंग्स और पक्षियों में सैरिंग्स, इतनी बातें जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब नोट यहाँ पे भी एक देख लीजिए, एडम्स एप्पल गले के सामने दिखाई देने वाली उभार सूजन जैसी आकृति होती है। यह कंठ मतलब वॉइस बॉक्स के थायराइड उपास्थि से बनी होती है। ये भी किससे बनी होती है, कार्टिलेज की। अब देखिए आपने अपने गले में यहाँ पर मतलब जो फीमेल होती है उसमें नहीं जल्दी दिखाई देता, लेकिन जो मेल होते हैं उसमें थोड़ा सा यहाँ पे उभरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं टेटुआ दबा देंगे तो वही इसी को क्या हम बोलते हैं, यही होता है आपका क्या, एडम्स एप्पल, इसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर पूछ लिया एडम्स एप्पल क्या है, तो आपका जो यहाँ पर गले में इसी लैरिंग्स के ही पास पाए जाते हैं, कंठ में, उसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो ये क्या होते हैं, इनको और किस नाम से जानते हैं, यही है वॉइस बॉक्स। किससे बने होते हैं, तो ये भी उपास्थियों के ही बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब अगला पार्ट क्या आ जाएगा, श्वास नली। अब देखिए अभी आप पहुंच गए कहाँ तक, एक बार हम डायग्राम भी बना दे रहे हैं जिससे आपको मान लीजिए एग्जाम में बनाना हो तो आसान रहे। ठीक है, तो अभी तो आपने वायु लिया, ठीक है, तो ये पहुंचा आपका यहाँ से, ये फेरिंग्स हो गया, मतलब यहाँ ग्रसनी में पहुंचा। और ये क्या था, एक मान लीजिए मुख गुहा है और दूसरा है वायु द्वार, कह सकते हैं वायु द्वार बोलिए या फिर नासा छिद्र बोलिए, जो भी। ठीक है, फिर यहाँ से अब वायु आएगा आपका कहाँ पे, इसको बोलेंगे क्या, यहाँ पे ही, यहाँ पे प्रेजेंट होता है लैरिंग्स, हिंदी में लिख दे, क्या बोलेंगे इसको, स्वर यंत्र। यहाँ पर पाया जाएगा आपका स्वर यंत्र। अब इस स्वर यंत्र से होते हुए अब वो कहाँ जा रहा है, श्वास नली में, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया इस तरह से आपको एक लंबी पाइप जैसी दिखाई देगी और इस ट्रैकिया के ऊपर आपको सी शेप में ऐसे कार्टिलेज के
ये भी सी शेप में छल्ले मतलब रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो अब यहाँ से वायु इंटर किया और इंटर करके कहाँ आया, ग्रसनी, ग्रसनी से आया स्वर यंत्र में, और इस स्वर यंत्र से कहाँ पहुंचा आपका, श्वास नली। इसको क्या बोलेंगे, श्वास नली। ठीक है, कहाँ पहुंच गया, श्वास नली में। तो अब देखिए श्वास नली को पढ़ लेते हैं। श्वास नली क्या है, तो श्वास नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। नली कैसी होती है, इस तरह से। ठीक है, लंबी नली होती है, कितनी, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें सी आकार की उपास्थि की अंगूठियां होती हैं जो इसे दबने से बचाती हैं। मतलब अब यहाँ पे क्या क्या होगा, ऐसे सी शेप में यहाँ पे कार्टिलेज की अंगूठी जैसा, अंगूठी मतलब क्या, रिंग, इसके चारों तरफ। ठीक है, इसके चारों तरफ मान लीजिए ये क्या है, आपका श्वास नली है, इसके ऊपर कार्टिलेज की उपास्थियां आपको दिखाई देंगी। अब देखिए, अब ये जो होता है कहा है ना, इसे दबने से बचाती हैं। अब मान लीजिए अगर आपका ये जो यहाँ पे जो आपका ये प्रेजेंट है श्वास नली, अगर ये आसानी से दब जाता तो आप थोड़ा सा भी मतलब अगर थोड़ा आपका दबने लायक होता तो आप थोड़ा सा गलती से भी कहीं भी दबता तो आप पता चला वहीं साफ हो जाते। ठीक है, तो इसको दबाने के लिए मतलब बहुत आपको क्या मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ये दबते, वरना मतलब जब दबाएंगे तभी ये दबेगा, अपने मन से ये दबता नहीं है। जैसे आपके बाकी अंग है कि नीचे रख दे तो थोड़ा बहुत दबते हैं, लेकिन ये जो होते हैं आपके क्या, जो श्वास नली होते हैं वो आसानी से नहीं दबते हैं, वरना बहुत दिक्कत होगा। वो आसानी से दब जाते तो थोड़ा सा भी यहाँ पे दबाव पड़ता तो पता चलता कहानी खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अंगूठियां जो होती हैं किसकी बनी होती हैं, उपास्थि की बनी होती हैं, जो इसे दबने से बचाती है। जैसे अब कान ही है कि कुछ भी दबेगा तो कुछ होगा नहीं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपके श्वास नली। अब हम सांस लेते हुए कहाँ पहुंचे, आप देखिए, अब ये हो गया क्या, यही तो है आपकी श्वास नली जिसको बोले हैं ट्रैकिया। ये क्या है, श्वास नली। और श्वास नली के जस्ट ऊपर कौन प्रेजेंट था, आपका लैरिंग्स, स्वर यंत्र प्रेजेंट था। तो यहाँ से वायु इंटर कर गया इस श्वास नली में। अब ये श्वास नली आगे चल के देखिए ये ब्रोंकाई में क्या हो गया, बट गया है। ये दो ब्रोंकाई आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो ये पहला वाला इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये दूसरा है इसको बोलते हैं सेकेंडरी टर्शरी आप ब्रोंकाई बोलेंगे। अब देखिए बहुत लोग इस ब्रोंकाई को फिर आगे चल के इसको बोलते हैं ये ब्रोंकियोल्स है। ठीक है, ये ब्रोंकाई है और ये क्या है आपके जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो भी बन रहे हैं इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, श्वास नली दो शाखाओं में बढ़ती है जिन्हें श्वसनी कहेंगे। जो आपकी ये ब्रोंकाई है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, श्वसनी। ठीक है, तो कैसे बटेंगे अभी हम आपको फिर से ड्रा करके आपको दिखाएंगे। भले यहाँ पे बना हुआ है, मैं आपको एक बार जरूर डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी जिससे आपको एग्जाम में आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक श्वसनी एक फेफड़े में जाती हैं। कैसे जाती हैं, अब देखिए, अब आपको मैंने अभी बताया कि ये आपके हो गए, एक हो गया आपका मान लीजिए ये हो गया नेजल पैसेज, नेजल पैसेज बोलिए या क्या बोलेंगे, नासा मार्ग। ठीक है, ये हो गए नासा मार्ग। ये आपके हो गए ओरल कैविटी, ओरल पैसेज, ओरल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी जो भी आपको कह सकते हैं। तो ये क्या है, मुख गुहा। तो आपने जब यहां से सांस लिया तो कहाँ पहुंच गया आपका, यहाँ पे पहुंच गया, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। नहीं, सबसे पहले आपका पहुंचेगा फेरिंग्स में। ठीक है, कहाँ पहुंचेगा, फेरिंग्स में। इसको क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। फेरिंग्स मतलब ग्रसनी। तो यहाँ पे आपके तो दोनों प्रेजेंट होंगे, भोजन भी और प्लस एयर भी। तो ये क्या है, ग्रसनी है। ग्रसनी को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ठीक है, अब इस फेरिंग्स से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, लैरिंग्स में। इसको दूसरे कलर से फिर से बना दे रहे हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पे कहाँ पहुंचा, यहाँ पे मान लीजिए आपका प्रेजेंट है, लैरिंग्स प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं स्वर यंत्र। क्या बोलेंगे, स्वर
यंत्र, लैरिंग्स। अब इस लैरिंग्स के बाद आप कहाँ पहुंचेगा, अब पहुंचेगा आपका कहाँ पे पहुंचेगा ट्रैकिया में। अब ये आगे वायु पहुंच गया इस ट्रैकिया में, और ट्रैकिया आपका ऐसे कार्टिलेज का सी शेप से बना हुआ, क्या रिंग जैसा बना हुआ आपका एक कार्टिलेज, एक श्वास नली होती है, ठीक है, मतलब ये भी। तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास नली, श्वास नली, ठीक है। अब ये श्वास नली आगे चल के फिर से क्या होगा, ये दो शाखाओं में बट जाती है, ठीक है। तो एक प्रत्येक शाखा एक एक आपके हार्ट में जाती है, फेफड़े में सॉरी लंग में जाती है। तो यहाँ पर अब ये क्या होंगे, यहाँ पर आपको दो लंग दिखाई देंगे, ठीक है। तो दो लंग, अब डायग्राम थोड़ा बड़ा बड़ा बना दिया, नीचे चला गया, अभी फिर से हम आपको ऊपर फिर से इसको करके दिखाते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक। पहले आप समझ गए कि ब्रोंकाई की सिर्फ बात करें तो श्वसनिका, आपकी जो जो श्वास नली है वो कहाँ पे, ये क्या है, श्वास नली। एक मिनट, ये क्या होगी, श्वास नली। श्वास नली दो शाखाओं में क्या होगी, बटेगी, जिसको क्या बोलेंगे, श्वसनी बोलेंगे, ठीक है। अब प्रत्येक श्वसनी एक एक फेफड़े में चली जाएगी। अब उनको हम क्या नाम देंगे, श्वसनिकाएं। अब ये क्या बन गई, ये बन गई श्वसनिकाएं, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रैंकियोल्स बोलते हैं। तो श्वसनी की और छोटी शाखाओं को क्या बोलते हैं, ब्रैंकियोल्स बोलते हैं। तो इसको हम अगले पेज पे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर अब इसका फिर नाम नहीं लिखेंगे, आप समझ गए होंगे क्या है, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, ठीक। इसके आगे अब यहाँ से जो आपकी ये श्वास नली है, अब वो श्वास नली कहाँ बट गई, ये दो ब्रांचेस में बट गई, ठीक है, दो शाखाओं में बट गई, जिसको बोलेंगे श्वसनिका। क्या बोलेंगे, अब ये प्रत्येक जितनी भी आपकी ब्रोंकाई हैं वो दोनों फेफड़ों में एक एक करके चली जाती हैं। अब देखिए जब ये चली जाती हैं तो आगे ये फिर से छोटे छोटे ब्रांच में क्या होती हैं, बट जाती हैं, छोटे छोटे ब्रांच में बट जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका ये जो दायां, जो इधर वाला आपको लंग दिखाई दे रहा है, फेफड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो आपकी ब्रोंकाई है, ये क्या है, ये ब्रोंकाई है। तो ये तीन, यहाँ पे तीन लोब बनाएगी, मतलब तीन ब्रांच में बट के तीन लोब बनाएगी। लेकिन जो आपका बायां वाला जो लंग है, बायां वाला जो आपका फेफड़ा है, वो सिर्फ दो ही ब्रांच में बटता है और यहाँ पे सिर्फ दो लोब बनाएगा। तो इतनी बातें याद रखिएगा कि दाएं में आपके तीन ब्रांच और बाएं में आपके दो ब्रांच। तो दाएं में आपके तीन लोब और बाएं में आपके दो लोब बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं देखिए, अभी आगे जाके ये छोटी छोटी कूपिकाओं में, जैसे अंगूर आपने देखा होगा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसे ये छोटे छोटी कूपिकाओं में क्या होती हैं, बट जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको तीन लोब दिखाई देगा और यहाँ पर आपको दो लोब दिखाई देगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब क्या होगा, कूपिकाएं फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती हैं, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लंग फेफड़ा पढ़ेंगे। तो फेफड़ा में क्या है, ये कूपिकाएं प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो पहले हम कूपिकाओं को जान लेते हैं, फिर फेफड़े को हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर बात करें फेफड़े की क्रियात्मक इकाई कौन होती हैं, तो कूपिकाएं होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि यही कूपिकाएं गैसेस एक्सचेंज में मदद करती है। कैसे करती है अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यह अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देती हैं, यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है, देखिए आप जब वायुमंडल से सांस लेते हैं तो आपको पता है वायुमंडल में कौन कौन सी गैस प्रेजेंट है। मान लीजिए अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन आपका वायुमंडल में कितना है, 78% है, ठीक है। ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 या 3 जो भी है, इतना आपके वायुमंडल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, अब जैसे ही आप सांस लेंगे तो वो जब सांस पूरा आपका पूरा प्रोसेस से होते हुए, जैसे मान लीजिए आपका
नेजल कैविटी से होते हुए आपका फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ठीक है, ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया से होते हुए फिर ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से होते हुए ब्रैंकियोल्स, फिर ब्रैंकियोल्स आगे चल के ये क्या है आपके ब्रैंकियोल्स हैं, ठीक है। अब यही जाके छोटे छोटे अंगूर के गुच्छों के रूप में बदल जा रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वेओलाई, ठीक है, मतलब कूपिकाएं बोलते हैं। अब इस कूपिकाओं में क्या होगा, अब यहाँ तक आपका ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन आया, फिर इस कूपिकाओं से यहाँ पर ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, बॉडी है, मतलब शरीर है, ठीक है। तो अब यहाँ से ऑक्सीजन चला जाता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है ब्लड, हमारा जो रक्त होता है इस खाली जगह पे उपस्थित होता है। तो अब ये ऑक्सीजन आ गया कहाँ पे, हमारे ब्लड में। अब यहाँ से फिर हीमोग्लोबिन के मतलब रूप में वो ब्लड चला जाता है कहाँ पर, आपके टिश्यू में, और टिश्यू से चला जाता है सेल में, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन के प्रोसेस। फिर उसके बाद से जब सेलुलर रिस्पिरेशन होगा, फिर क्या होगा, सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या आपका होगा, कोशिका में जैसे ही पहुंचेगा तो कोशिका में आपका उपस्थित होता है ग्लूकोज, ठीक है। आपने भोजन किया, डाइजेशन किया, तो आपको पता है वो जो आपका डाइजेशन होने के बाद से जो ग्लूकोज है वो कहाँ चला जाता है, कोशिका में। अब यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है, अब जैसे इस ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ठीक है, अब क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस जल बना लेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और प्लस जल बना लेगा। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस इस कूपिकाओं के द्वारा इस लंग में, और इस लंग से होते हुए इस ट्रैकिया मतलब ब्रैंकियोल, ये सब से होते हुए फिर से वापस ये बाहर निकल जाता है। अब देखिए, आपने नाइट्रोजन मान लीजिए आपके शरीर में गया, क्योंकि आप जब सांस लेंगे तो सब सारी गैसें अंदर जाएंगी ही जाएंगी, तो नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का मेरे शरीर में कोई काम नहीं है। तो हम जितना मान लीजिए 78% हमने इन्वायरमेंट से लिया, तो इसका तो कोई काम है नहीं, तो ये फिर से हमने 78% इनहेल किया, तो पूरा एक्सहेल हो जाएगा 78%, मतलब फिर से ये बाहर 78% पूरा आपका बाहर रिलीज हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन को मैंने 21% लिया था, लेकिन जब आप इसका एक्सहेल करेंगे तो ये 70% ही एक्सहेल होता है, मतलब 70% ही बाहर निकलता है। अब आप सोचेंगे 21% लिए तो 17% क्यों बाहर जा रहा है। अब देखिए, इसी में जो आपका 4% बन रहा है, ठीक है, बच रहा है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसीलिए जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर रिलीज करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर 4% रिलीज होता है। आपने लिया कितना वायुमंडल से, 0.04%, लेकिन एक्सहेल जब आप कर रहे हैं तो 4%। क्यों, क्योंकि अब क्या होगा, यही ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो इसमें एक आपका 17% क्या होता है, मतलब 4%, 17% इसमें से क्या होगा, एक्सहेल किया जाता है और 4% यूज कर लिया जाता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में। तो यहाँ पे इसीलिए कूपिकाओं में ही मेन ये प्रोसेस होते हैं। तो इसीलिए कूपिकाओं को मतलब एल्वेओलाई को क्या बोलते हैं, फेफड़ों का क्रियात्मक इकाई। मतलब ये क्या है, अगर पूछ लिया कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कौन है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज एल्वेओलाई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया, आगे चले। अब हम जानते हैं फेफड़ों के बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फेफड़ा, ठीक है। तो फेफड़े क्या होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं और यह पूर्ण रूप से हवा से भरे होते हैं। और कौन आकृति के, मतलब ये किस तरह से होते हैं, थोड़े कोन टाइप के, ठीक है, कोन आकृति के होते हैं, जो कि लोब्स में विभाजित हो जाते हैं, मतलब 2 लोब्स में विभाजित हो जाते हैं। क्योंकि आपका ये ब्रोंकाई बट गया किसमें, ब्रैंकियोल्स में, ठीक है। तो ये पहले आपका ये क्या हो गया, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया, और ये क्या हो गया, ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है, तो पहले एक ब्रोंकाई एक लोब में और एक ब्रोंकाई दूसरे लोब में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आपका ब्रोंकाई है वो बदल जाएगा ब्रैंकियोल्स में, ठीक है। किसमें बढ़ जाएगा, आपका ब्रैंकियोल्स में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपके 2 ब्रांच और सॉरी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ये आपका क्या है, दायां है,
दायां फेफड़ा है और ये बायां फेफड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 ब्रांचेस दिखाई देंगी। अब ये क्या करेंगी आगे चल के, ये फिर किस में बदल जाती हैं, कूपिकाओं में, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो ये हो गए आपके 2 लोब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो फेफड़े 2 प्रकार की प्लूरल परत से ढके होते हैं। अब देखिए फेफड़े जो होते हैं यहाँ पर आपको प्लूरल की परत, जैसे होता है ना हमारे शरीर की जैसे रक्षा कौन कर रहा है, ये स्किन ऊपर जो आपकी एपिडर्मिस की लेयर होती है उसका नाम है ना कि हाँ ये एपिडर्मिस है, ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो उसी प्रकार अगर फेफड़े को कोई पूछ लिया कि फेफड़े को कौन इसको प्रोटेक्ट करता है, तो देखिए तो ये जो आपका फेफड़ा है इसी के ऊपर एक परत पाई जाती है, एक सुरक्षा कवच पाया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, ये आपका होता है प्लूरल, इसका क्या नाम होता है, इसको क्या बोलेंगे, प्लूरल लेयर, ठीक है, प्लूरल लेयर, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्लूरल परत। तो ये तो साइड साइड से इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे नीचे से कौन इनको सुरक्षा प्रदान करता है, तो नीचे भी एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। नीचे वाली जो परत होती है इस मतलब आपके जो लंग को सहायता देती है, मतलब फेफड़े को सुरक्षित रखती है, तो जो किनारे से सुरक्षा प्रदान करेंगे उनको बोलेंगे प्लूरल परत, और जो नीचे से सुरक्षा प्रदान करते हैं उन्हीं को बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलेंगे, डायफ्राम, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिनके बीच प्लूरल द्रव भरा होता है, किसके बीच में, 2 फेफड़े, जैसे आपके फेफड़े हैं तो यहाँ पर जो आपको ये प्लूरल परत दिखाई दे रही है, तो यहाँ बीच में खाली जगह होता है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे एक लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। मतलब लिक्विड क्यों होता है, शॉक एब्जॉर्बर से बचाने के लिए, मतलब जो मतलब शॉक से बचाने के लिए, मान लिया अचानक से कोई बाहरी आघात कुछ भी हुआ तो उसको क्या करते हैं, ये लिक्विड उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इस तरह से ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, प्लूरल द्रव, प्लूरल द्रव, प्लूरल द्रव बोल सकते हैं या प्लूरल लिक्विड, प्लूरल लिक्विड, और नीचे वाले लेयर को बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। दाएं फेफड़े में 3 लोब और बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं। तो ये हो गया फेफड़े के बारे में, आपको दिख रहा है यहाँ पर जो आपकी ब्रैंकियोल्स हैं, ये क्या है, ये ब्रैंकियोल्स हैं। अब ये ब्रैंकियोल्स देखिए 3 ब्रैंकियोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके दाएं फेफड़े में, 2 आपके बाएं फेफड़े में। तो ये आगे चल के ये जो कूपिकाएं इनसे जुड़ रही हैं तो ये एक लोब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो आप हमेशा दाएं में 3, कभी भी ये नहीं कि बस याद नहीं है तो एक में 2 4 5 बना दीजिए और एक में 2 4 3, जो भी आपकी इच्छा, ये नहीं कि बराबर बना दे, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग ऐसे बस गोश देते हैं, पूरा भर देते हैं। तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 ब्रांच और इसमें 2 ब्रांच बनाइएगा। इतनी बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, और प्लस टू द पॉइंट ऐसे ही लिखिएगा। अब हम चलते हैं, तो ये हो गया पूरा आपका क्या, पूरा आपका ये श्वसन मार्ग हो गया, मतलब हमने श्वास कैसे कैसे लिया और कहाँ पहुंचा। तो सबसे पहले हम आपको एक बार समराइज कर दे रहे हैं। आपने सांस कहाँ से लिया, मान लीजिए आपने नाक से लिया, मतलब नासा छिद्र से लिया, उसके बाद वो पहुंच गया आपके ग्रसनी मतलब फेरिंग्स में, ग्रसनी से होते हुए स्वर यंत्र जिसको हम क्या बोलेंगे, लैरिंग्स, लैरिंग्स से होते हुए वो कहाँ गया, आपके ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है, आपकी श्वसनी है, ठीक है, श्वास नली है, श्वास नली से पहुंचा वो श्वसनिका में, ठीक है, मतलब ब्रोंकाई में पहुंचा, और ये ब्रोंकाई ब्रैंकियोल्स में, वहां से कूपिकाओं में पहुंचा, और कूपिकाओं के द्वारा क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ, क्योंकि ये जो कूपिकाएं आपकी होती हैं, ठीक है, ये जो कूपिकाएं होती हैं, तो मान लीजिए ये आपका एक साइड वाला लंग है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन पहुंचती है, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से इस किसके प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन मतलब परासरण विधि द्वारा ये ऑक्सीजन इस ब्लड में चली जाती है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ये जो खाली जगह है यहाँ पर आपका उपस्थित होता है ब्लड, जिसको हम बोलते हैं रक्त, ठीक है, इस रक्त में चली जाती हैं, और रक्त से फिर टिश्यू हीमोग्लोबिन के रूप में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर वहां से भेज दिया जाता है आपके सेल में मतलब कोशिका में, और कोशिका में उपस्थित होता है ग्लूकोज,
ग्लूकोज से ऑक्सीजन क्रिया करेगा, तो वहाँ पर आपको पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो अगर आप एक प्रॉपर उसका रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि ऑक्सीजन गया, किससे क्रिया किया, सेल में ग्लूकोज से क्रिया किया, ठीक है। तो कितना ऑक्सीजन 6, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लेगा, ठीक है। ये पूरा आपका रिस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक। तो यहाँ पर अब यह ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से क्रिया किया, ग्लूकोज से क्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में तो कोई काम नहीं है। आपको अगर क्या आपके शरीर में काम है उसका? नहीं ना, आपको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर से ये क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से फिर से बाहर निकाल देता है। तो अब इन्हीं प्रोसेस को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इनका एक्सहेल और कैसे इनहेल होता है। मतलब अगर बात करें सांस लेने की प्रक्रिया को, अब देखिए जो सांस लेने की प्रक्रिया है 2 स्टेप में पूरी तरह कंप्लीट होती है। अब ये नहीं कहेंगे कि बस हम ले लिए सांस तो हमारा पूरा क्रिया खत्म हो गया, नहीं। लेना मतलब सांस को लेना, सांस को बाहर निकालना, दोनों प्रोसेस को मिलाकर हम बोलते हैं क्या, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। क्या बोलेंगे, श्वासोच्छ्वास, जिसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग। अब देखिए जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है, मतलब ब्रीथिंग की जो क्रिया होती है उसके लिए 2 अवस्थाएं आती हैं। एक आपका होता है अंतः श्वसन और दूसरा होता है उच्छ्वसन, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब इन करना, अंदर लेना। तो जब हम ऑक्सीजन को जब हम अंदर लेते हैं और जब ये हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है। और इस केस में आप देखिएगा ये जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे आप सांस लेते हैं तो आप देखिए तो उसमें क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, पेट आपका दबेगा और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप ब्रीथिंग आउट करेंगे, मतलब क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो जैसे ये सांस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर जाती है तो यहाँ पर डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, मतलब फिर से डायलेट हो जाता है। तो इसकी अवस्था को देखते हैं। तो जब अंतः श्वसन करेंगे उसको क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर खींचता है, ठीक है। फिर क्या होगा, पंजर अस्थि ऊपर और बाहर की ओर फैलती हैं, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में चली जाती है। देखिए यहाँ पर बढ़ गया है और आपका जो ये वायु है फेफड़ों में चला गया है। लेकिन उच्छ्वसन में क्या होगा, जब एक्सहेलेशन होगा, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है। देखिए यहाँ पे डायफ्राम क्या हुआ, ऊपर की तरफ। देखिए पहला पोजीशन, ये आपका पहला पोजीशन है, देखिए नीचे है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर उठ गया। जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है, पंजरास्थि नीचे और अंदर की ओर जाती है, वक्ष गुहा का आयतन घट जाता और वायु बाहर निकल जाता है। इसके पहले वक्ष गुहा का आपका जो आयतन था, मतलब उसका जो आकार था वो क्या था, बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, घट जाएगा। जैसे आप सांस लेते तो आपका जैसे कहते हैं सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता है, तो वैसे यहाँ पे हो जाएगा। और जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो घट जाएगा। तो ये था आपका पूरा श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया। तो आपको आई होप आपको पूरा यहाँ पर रिस्पिरेशन मतलब श्वसन समझ में आ गया होगा कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन तंत्र क्या है। मैंने आपको पायरुवेट का विखंडन भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत होगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो इसी तरह से आप बने रहिए हमारे वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।